मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका नवांकुर डिजिलेशन क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के पार्ट 1 को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक गतिमान आवेश या धारावाही चालक अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो ठीक एक चुंबक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। इसका प्रैक्टिकल स्टडी इसकी सन 1820 में वैज्ञानिक ऑस्टेड द्वारा की गई थी। किसी धारावाही चालक अथवा चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, रीजन या स्पेस जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भांति ही पढ़ा जाता है। इसे वेक्टर बी, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तथा डायमेंशनल फार्मूले को निकालते हैं। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है जिस पर ध्यान देते हैं। जब कोई चार्ज Q वेग v से किसी मैग्नेटिक फील्ड B में प्रवेश करता है तो उस पर गति की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है, जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। इसे वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है, वेक्टर F इक्वल टू Q वेक्टर V इंटू वेक्टर B। यदि वेक्टर V व वेक्टर B दोनों परपेंडिकुलर हों तो F इक्वल टू क्यू भी B। यदि Q इक्वल टू 1 तथा V इक्वल टू 1 हो तो F इक्वल टू B। अर्थात किसी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड उस फोर्स के बराबर होता है जो एकांक आवेश उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के एकांक वेग से लंबवत प्रवेश करने पर अनुभव करता है। मैग्नेटिक फील्ड की कॉन्सेप्ट ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड की भांति ही होती है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट निकालते हैं। सबसे पहले तो हम फार्मूले F इक्वल टू क्यू भी B का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हमें जो B का मात्रक मिलता है उसके लिए फार्मूला बनता है F का मात्रक बटे Q का मात्रक इंटू V का मात्रक। तो यहाँ पर फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। यहाँ पर जो चार्ज है उसकी यूनिट है कूलाम और जो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर V की जो SI यूनिट है वो मिलती है न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर या न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, जैसे सिंबल में या संकेत में लिखते हैं न्यूटन एम्पियर -1 मीटर -1। इस यूनिट को टेस्ला जिसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की जो CGS यूनिट होती है वो ऑस्टेड या गॉस होती है। यहाँ पर टेस्ला और गॉस में जो रिलेशन है वो है 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम यूनिट की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला है m1L1T-2, एम्पियर का डायमेंशनल फार्मूला A और मीटर का डायमेंशनल फार्मूला यानी कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला है L। इसको सिंपल किया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का बनता है m1L0T-2 A-1। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट हम बना सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को बताने के लिए ऑस्टेड ने 1820 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसे देखते हैं। सबसे पहले
इसमें एक सर्किट होता है जिसमें ए बी एक कंडक्टिंग वायर है। ए बी एक कंडक्टिंग वायर है तथा इसमें एक सेल कनेक्ट है और एक प्रेशर की या दाब कुंजी कनेक्ट है। इसके समीप चुंबकीय सुई रखी हुई है जो कि कंपास में बंद है। तो यहाँ पर यह प्रायोगिक इसकी व्यवस्था है। अब इस प्रयोग से जो ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो है, सबसे पहले जब तार में कोई करंट फ्लो नहीं किया जाता है तो चुंबकीय सुई तार के समानांतर रहती है, अर्थात उसमें कोई विक्षेप या डिफ्लेक्शन नहीं होता है। जब तार में करंट एक दिशा में ए से बी की ओर प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय सुई एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अर्थात उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है। जब तार में धारा की दिशा बदली जाती है तो जो चुंबकीय सुई है वो दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाती है, अर्थात तार की दिशा बदलने पर उस पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। जब कंडक्टिंग वायर में करंट की वैल्यू बढ़ाई जाती है या कंपास को या मैग्नेटिक नीडल को चालक के समीप ले जाते हैं तो डिफ्लेक्शन का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात डिफ्लेक्शन और अधिक होने लगता है। इसके बाद निष्कर्ष, इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकला, तो इस प्रकार ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे स्पष्ट है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी हुई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, अर्थात चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होती है। अर्थात किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर मैग्नेटिक फील्ड के उत्पन्न होने को हम धारा का चुंबकीय प्रवाह या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं एम्पियर का तैरने का नियम या एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इस नियम के अनुसार चित्र की भांति यदि कोई मनुष्य चालक तार के समानांतर तथा तार की दिशा में इस प्रकार तैरता हुआ माने कि उसका मुंह तार के नीचे रखी चुंबकीय सुई की ओर रहे तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव उसके लेफ्ट हैंड की ओर या बाएं हाथ की ओर विक्षेपित हो जाता है। जैसा कि चित्र में तार ए बी में धारा की दिशा ए से बी की ओर बह रही है तथा एल व आर मनुष्य के क्रमशः लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हैं। तार के ऊपर तैरते मनुष्य को क्रमशः बाएं व दाएं हाथ को प्रदर्शित करते हैं। तार में धारा ए से बी की ओर बहने से तार के नीचे रखी जो मैग्नेटिक नीडल है, चुंबकीय सुई है, उसका उत्तरी सिरा यानी कि एन ध्रुव मनुष्य के लेफ्ट हैंड की ओर विक्षेपित हो जाता है। इस प्रकार यह ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में स्विमिंग रूल का उपयोग करके हम डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं वायो-सावार्ट का नियम। हम जानते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में या धारावाही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके समीप मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम वायो-सावार्ट ने दिया था जिसे वायो-सावार्ट का नियम कहते हैं। इसमें डायग्राम में यहाँ पर एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। उसके अल्पांश ए बी के द्वारा बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वायो-सावार्ट के अनुसार डी बी होता है। नंबर 1, धारा आई के अनुक्रमानुपाती अर्थात डी बी अनुक्रमानुपाती आई। सेकंड, अल्पांश की लंबाई डी एल के अनुक्रमानुपाती अर्थात डी बी अनुक्रमानुपाती डी एल। थर्ड, अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड डी बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। बिंदु पी की अल्पांश से दूरी स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
उपरोक्त चारों रिलेशंस को जब हम कंबाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के जो है वो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। एसआई सिस्टम में जो के का मान होता है वो है के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अतः उपरोक्त समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसे लाप्लास का नियम भी कहते हैं। इस इक्वेशन नंबर 5 को लाप्लास के नियम भी कहा जाता है। लेकिन एसआई सिस्टम में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अतः हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के प्लेस पर 10⁻⁷ रखेंगे तो हमें एक नया समीकरण मिलेगा डी बी इक्वल टू 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इसे हम इक्वेशन नंबर 6 सपोज करते हैं। अब हम पुनः चलते हैं समीकरण 5 से। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। हमने अंश व हर में स्मॉल आर को मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक नया रिलेशन मिलता है वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। इस इक्वेशन को बायो-सावर्ट के नियम से भी जाना जाता है। अब हम बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से करंट की यूनिट यानी कि 1 एम्पियर को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए हम समीकरण 6 की सहायता लेते हैं। तो समीकरण 6 के अकॉर्डिंग डी वी इक्वल टू 10⁻⁷ आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। उपरोक्त समीकरण में डी एल इक्वल टू 1 मीटर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, आर इक्वल टू 1 मीटर, डी बी इक्वल टू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर रखने पर हमें मिलता है 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁷ आई इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन 1 स्क्वायर। 10⁻⁷ इक्वल टू 10⁻⁷ आई इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1 आई इक्वल टू 1 एम्पियर। इस प्रकार हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात 1 एम्पियर धारा का वह मान होता है जैसे 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबे चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से हम 1 एम्पियर को परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं रूल्स फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी धारावाही चालक के समीप जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है इसमें मैक्सवेल का कॉर्क-स्क्रू नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी पेंच को दाएं हाथ के द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि डायग्राम में हम देखते हैं, धारावाही चालक कागज़ के तल में है। कागज़ के तल में स्थित बिंदु P1 पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर है तथा बिंदु P2 पर कागज़ के तल के लंबवत बाहर की ओर है। चित्र में इन्हें क्रमशः क्रॉस द्वारा तथा डॉट द्वारा दर्शाया गया है। सेकंड है दाएं हाथ की हथेली का नियम, यानी कि राइट हैंड पाम रूल। इस नियम का ज़्यादातर यूज किया जाता है। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की हथेली को खुला रखकर अंगूठे तथा अंगुलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को तथा अंगुलियां उस बिंदु की ओर इंडिकेट करें, संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
खुली हथेली के लंबवत, हथेली के बाहर की ओर होती है। जैसा कि डायग्राम में धारावाही चालक कागज के तल में है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, जिसे डॉट द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो जब किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन स्मॉल r, जहाँ पर n सर्कुलर कॉइल में फेरों की संख्या या नंबर ऑफ टर्न्स है, I सर्कुलर कॉइल में बहने वाली धारा है तथा स्मॉल r सर्कुलर कॉइल की रेडियस है। अब इस फार्मूले को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डायग्राम में एक सर्कुलर कॉइल प्रदर्शित है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। इस सर्कुलर कॉइल की रेडियस स्मॉल r है। इस सर्कुलर कॉइल पर एक इसका स्मॉल पार्ट या अल्पांश है जिसकी लंबाई dl है। इस स्मॉल पार्ट और सेंटर को मिलाने वाली रेखा यानी कि रेडियस के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। हम जानते हैं बायो-सावर्ट के नियम से इस स्मॉल पार्ट के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर। dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इस प्रकार राइट हैंड पाम रूल से, दाहिने हाथ की हथेली के नियम से, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। इस प्रकार सभी अल्पांशों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, वो होगी B इक्वल टू सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर सिग्मा DL। तो सिग्मा DL जो है यानी कि सर्कुलर कॉइल की पूरी लेंथ है जो कि सर्कल के फॉर्म में है, अतः इसकी लंबाई को हम लिख सकते हैं सिग्मा DL इक्वल टू 2 पाई r, यानी कि कुंडली की परिधि की लंबाई। इस प्रकार जो V की वैल्यू होगी वो हो जाएगी V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई I अपॉन r न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यदि सर्कुलर कॉइल में फेरों की संख्या स्मॉल n है तो संपूर्ण कुंडली के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो होगी V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन r न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है यदि कॉइल में फेरों की संख्या यानी कि स्मॉल n का मान अधिक हो या तथा कॉइल की त्रिज्या स्मॉल r कम हो, तो इस प्रकार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं वृत्ताकार मार्ग में गतिमान आवेश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट इट्स सेंटर। यदि कोई चार्ज Q स्मॉल r रेडियस की वृत्तीय मार्ग में v मीटर पर सेकंड से कैपिटल T सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वो T सेकंड है, तो स्मॉल t इक्वल टू यहाँ पर होगा टाइम इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन वेलोसिटी या लेंथ अपॉन स्पीड। तो t इक्वल टू होगा वृत्तीय मार्ग की परिधि अपॉन चाल यानी कि 2 पाई r अपॉन v, तथा वृत्तीय मार्ग में आवेश प्रवाह के कारण जो तुल्य धारा होगी वो होगी I इक्वल टू स्मॉल q अपॉन टी। यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल q अपॉन 2 पाई r अपॉन v, क्यू भी अपॉन 2 पाई r एम्पियर।
इस प्रकार वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो होती है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। तो यहाँ पर I की वैल्यू रखेंगे तो V इक्वल टू म्यू नॉट क्यू भी अपॉन 4πr स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। यदि वृत्तीय मार्ग पर आवेश 1 सेकंड में स्मॉल f चक्कर लगाता है, अर्थात यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है f सेकंड इनवर्स है, तो I इक्वल टू होगा q इंटू एफ। इस प्रकार केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसका नया फार्मूला यहाँ बनेगा V इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2R न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। इस प्रकार वृत्तीय मार्ग में गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण या किसी चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला मिलता है वो होता है V इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एफ अपॉन 2R तथा V इक्वल टू म्यू नॉट क्यू भी अपॉन 4πr स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। आज के डिजी लेसन में इतना ही, शेष आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।